90 के दशक में आपने मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया, आज आपका क्या हश्र है यूपी के अंदर? बिहार के अंदर आप लालू यादव के पीछे गए, आज आपका क्या हश्र है? बंगाल के अंदर आपने लेफ्ट के साथ समझौता कर गया, आप केरल हार गए उस वजह से। क्या आपको लगता नहीं है दिस इज अ बिग पॉलिटिकल ब्लंडर्स विच कांग्रेस पार्टी इज डूइंग? रागिनी जी, देखिए, आज आप देश में गठबंधन की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं, अच्छी बात है। आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये दो-धारी तलवार है। आप इससे केवल कांग्रेस पर निशाना नहीं साध सकते हैं। क्या गठबंधन की सरकार बिहार में नहीं चल रही है? क्या अकाली दल के साथ अभी जो किसानों के मुद्दे पर इनका जरूर विछोह हो गया है, लेकिन गठबंधन वहां नहीं था? क्या पीडीपी के साथ सरकार नहीं चल रही थी गठबंधन की? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि आज के बाद किसी भी दल के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाएंगे? तो ये एक तरफा निशाना नहीं साधना चाहिए, पहली बात। और नाव की उपमा दी संबित पात्रा जी ने, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आप ये मत भूलिए संबित पात्रा जी, आप खुद कह रहे हैं कि 3 से 70 हुए, 70 से और आगे जाएंगे। ठीक है, आपको समय लगा। बंगाल में हो सकता है हमारी आज सीटें 0 हो गई हो, लेकिन कल हम भी उठकर खड़े होकर वहां पर हम 0 से 50 और 50 से हो सकता है हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं। बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा पहले भी हुआ है, आगे भी हुआ है। आप भी 2 सीटों से आगे बढ़कर गए। इसीलिए एक दूसरे राजनीतिक दल का हमेशा गंभीर बहस में उपहास उड़ाना ठीक नहीं है। और मैं रविंद्र, क्योंकि बंगाल की चर्चा हो रही है, तो मैं रविंद्रनाथ जी की ही गीतांजलि से कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपका ज्ञानवर्धन होगा। ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नया सृजन, फिर नए भवन, फिर नए सुमन, फिर नए उपवन खिल जाते हैं। तो हार और जीत किसी भी चुनाव में अंतिम नहीं होती है। अहंकार मत करिए। और अगर आप कह रहे हैं दया आती है आपको कांग्रेस पार्टी पर, दया आनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जिनकी लाशों से गंगा और जमुना के पाट पट के रह गए उत्तर प्रदेश में, जिनके ऊपर से रामनामी भी खींची जा रही है और जिनको अंतिम संस्कार का सम्मान भी नहीं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे योगी आदित्यनाथ की सिचुएशन खराब है, रागिनी जी, जहां पे योगी आदित्यनाथ की सिचुएशन खराब है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, जहां नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब है, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह की स्थिति खराब है, उसी बीजेपी के अंदर आज जितिन प्रसाद शामिल हो गए और उनका ब्राह्मण मोर्चा भी शामिल हो गया। आप सोचिए। पहले ये बताइए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आपकी ठीक आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। अब देखिए कि जितिन प्रसाद जी, इन्होंने कहा कि इनको जितिन प्रसाद जी की पृष्ठभूमि याद आ रही है, बहुत सारे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की पृष्ठभूमि याद आ रही है। जरूर आनी चाहिए भाई। कांग्रेस पार्टी ने जितिन प्रसाद जी को 30 वर्ष की उम्र में टिकट देकर पहली बार सांसद बनवाया। 35 वर्ष की उम्र में उनको हमने एमओएस का दर्जा दिया। उनका बायोडाटा रागिनी जी पता है, लेकिन समस्या है कि आपकी पार्टी ने उनका ध्यान नहीं रखा। आप मुझे टोक रहे हैं क्या? संबित जी को टोकेंगे? नहीं, देखिए आप सवाल कांग्रेस से है, आप सवाल कांग्रेस से, रागिनी जी आपकी पार्टी ने उनकी बात, उन्होंने बोला मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो कह रहा मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पूछेंगे तो जनता को क्या समझ में आएगा? जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है। जनता ये जानना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या समझ रही है। मैडम आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुझे पूछ नहीं रही थी। यही शिकायत सचिन पायलट की है, यही शिकायत सिद्धू की है, यही शिकायत से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि जब मैं गया तो राहुल गांधी कुत्ते को खिला रहे थे और कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और मुझे समय नहीं दिया। बोलिए रागिनी जी, प्लीज बोलिए। आपको बहुत चिंता है कांग्रेस के नेताओं की। मेरा तो दिल भर आया ये देख के, कहीं आंसू ना निकल आए कि आप कितनी चिंता करते हैं कांग्रेस पार्टी की। अब सुनिए भाई, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके लिए आज आपके दिल में इतना दर्द और टीस उमड़ रही है, वो कांग्रेस पार्टी में लक्ष्मण कहलाते थे और शिवराज सिंह चौहान ने उनको विभीषण की संज्ञा दी। कांग्रेस पार्टी में उन्हें शेर कहते थे और एक उन्हीं का खुद का वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं हाँ मैं कुत्ता हूं, हाँ मैं कुत्ता हूं। बैग लेकर चल रहे हैं पीछे, बैक बेंचर हो गए हैं। अगर ऐसी ही गत और नेताओं को बनवानी है, ठीक है जाइए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भी मेरे जैसे लोग कांग्रेस में, मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं संबित पात्रा जी का भी इस चीज के लिए स्वागत करती हूँ कि अपने दल के साथ खड़े हैं। मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी के भले में, बुरे में, अच्छे दिन में, खराब दिन में मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जो कि सड़क पर उतरने से लेके अपने सर कटाने के लिए भी तैयार हैं। तो कांग्रेस की शक्ति को आप कम करके मत आकिए। एक व्यक्ति आज गया है तो 10 जितिन प्रसाद कांग्रेस के भीतर से खड़े होंगे। 10 जितिन प्रसाद खड़े हो जाएंगे भीतर से। कांग्रेस की शक्ति उसका कार्यकर्ता है संबित पात्रा। जितिन प्रसाद एक गया है, 10 खड़े होंगे। क्विक रिप्लाई देना चाह रहे प्रमोद कृष्ण, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके संबित पात्रा कम इन नाउ। बताइए आज इसका जवाब किसके पास है? ठीक है संबित पात्रा, संबित पात्रा कम इन।
संजय झा देखिए, ने ट्वीट किया, जितिन प्रसाद का जाना बीजेपी का फायदा और कांग्रेस का नुकसान है। ये संजय झा ने ट्वीट किया। प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस से शिवसेना में गई, उन्होंने बोला जितिन प्रसाद को मेरी भारी शुभकामनाएं, उन्होंने नया सफर शुरू किया है, चमकते रहो। मिलिंद देओरा ने बोला अभी भी हमारे पास स्ट्रेंथ है, अगर हम उस पर खेलें तो काम कर सकते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं की बात है, इसमें किसी बीजेपी के नेता को मैं कोट नहीं कर रहा, संबित पात्रा, लेकिन 10 जतिन प्रसाद खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस की शक्ति इतनी है। राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी में। देखिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, बहुत शायरानी अंदाजे में कहा और अच्छा भी कहा, कि नाव जर्जर हो सकता है मगर नाव अपने मुकाम तक जरूर पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है। जर्जर नाव में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर बशर्ते उसमें एक खेवैया है, उसमें एक मल्हार बैठा हो, उसमें एक ऐसा सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, मैं वो बीच में रागिनी बोलने दीजिए। हाँ प्लीज बोलिए। नाव बिल्कुल किनारे पहुंच सकता है, किनारे लग सकता है, और नाव चाहे कितना भी जर्जर क्यों ना हो, नाव की जीत होगी, क्योंकि नाव तो निर्जीव होता है, किंतु नाव को खेने वाला, नाव को चलाने वाला मल्हार जो होता है वो सजीव होता है। उसकी नीयत, उसके नेतृत्व पे नाव का भविष्य निर्धारित होता है। हो सकता है कांग्रेस का नाव जर्जर हो गया हो, उसमें छेद हो गई हो, उस नाव में पानी घुस गया हो, मगर आज विपत्ति कांग्रेस को नाव को लेकर नहीं है, नेतृत्व को लेकर है, मल्हार को लेकर है। मल्हार नहीं, वेयर इज द मल्हार, वेयर इज द खेवैया? एक मिनट रुकिए अमीश जी, रुकिए। कहाँ है मैं जवाब दे दूं? 1.5 वर्ष अमीश जी जवाब दे दूं? आचार्य जी आएंगे। मैं जवाब दे दूं, प्लीज इसका तो जवाब देने दीजिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल। अमीश जी, इस आवाज आ रही है? नहीं, देखिए मेरा निवेदन है, बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है, मुझे लगता है एक एक करके बोले। आचार्य जी और सुनील यादव वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। संबित पात्रा, आप अपनी को कंप्लीट करिए, देन आचार्य जी। प्रकार का द्वंद्व हो आराम से। देखिए, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का कोई मल्हार, कोई खेवनहार नहीं है। और मैंने एक वाजिब प्रश्न पूछा, कैसे लगेगा नाव किनारे अगर आपका कोई अध्यक्ष ही नहीं है? क्या वर्किंग प्रेसिडेंट सब कुछ कर सकती है? आप बताइए। दूसरा इन्होंने कहा, और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के, जिनको मैं बहुत मानता हूं, और उनके ठाकुर टेगोर बराबर है, आप अगर बंगाल की नीति को जानते हैं तो उनको ठाकुर कहा जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के एक बहुत बड़े वक्तव्य से कि ध्वंसावशेष से ही नए अंकुर प्रस्फुटित होंगे, तो आप देखेंगे, मैं तो इनको बिल्कुल स्वागत करता हूं कि पूरा ध्वंस हो जाइए, फिर हम इंतजार करेंगे कब ये प्रस्फुटित होंगे। हम भी अंकुर के लिए इंतजार करेंगे, आप ध्वंस तो हो जाइए, वही तो ध्वंस के प्रोसेस में ही है। और अंत में यूपी के हालात को लेकर इन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की कि यूपी के हालात खराब है। अमीश भाई, आप सोचिए, यूपी के हालात खराब है, फिर भी इनके पास नेता नहीं। यूपी में हालत, यूपी में हालत, बोलने देंगे और दूसरे को नहीं। अमीश जी, ये डिबेट का तरीका नहीं होता।